राज स्मृति शो में आपका स्वागत है। ये हमारी स्पेशल सीरीज़ है इंटरनेशनल विमेंस डे पे, जो हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और आज हमारे साथ है पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और आपके यहाँ आके मुझे लग रहा है कि सपनों की दुनिया में आ गए हैं। चारों तरफ बुक्स, अवार्ड्स, तो जिनको लिखने और पढ़ने का शौक़ है उनके लिए तो मैं कहूँगी कि आपका घर एक जन्नत की तरह है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था? आप बचपन से पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, कैसा माहौल था? बचपन मेरा गांव में ही बीता। और आप जानती हैं कि पहले बच्चियों के पढ़ाई लिखाई पर बड़ा प्रतिबंध था, लेकिन मेरे पिता अध्यापक थे, तो उनकी ये इच्छा थी कि मैं पढूं। और मेरी इच्छा को देखते हुए उन्होंने सबका विरोध झेल करके भी पढ़ाई की मुझे अनुमति दी। आप स्कूल जाती थी उस समय? जी। और उन्होंने एक चुनौती के रूप में दिया कि लोगों का कहना है कि लड़कियां पढ़ लिख कर बर्बाद हो जाती हैं, मगरूर हो जाती हैं, घमंडी हो जाती हैं, बड़ों की आज्ञा नहीं मानती, फैशनेबल हो जाती हैं, तो तुमको एक आदर्श के रूप में अपने को उपस्थित करना है जिससे और लोग अपनी बेटियों को पढ़ाएं। तो ये चुनौती मेरे हाथ में दे करके उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और बाद में बहुत प्रसन्न भी हुए। उसके बाद से हमारे क्षेत्र की बेटियों की पढ़ाई शुरू हुई और अब तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है और सब सोचने का तरीका भी सबका ये है। तो लिखना आपने किस उम्र से शुरू किया? मैं कक्षा 7 या 8 में पढ़ रही थी, तब पहली कविता लिखी थी। ये कई बार मैं बता भी चुकी हूँ कि एक पक्षी घायल पड़ा था, हारिल पक्षी था पेड़ के नीचे, तो उसको उठा के मैं ले आ रही थी, तो वो मेरी ओर देख रहा था बड़ी भयभीत नज़रों से। तो मैं सोच रही थी कि मैं तो इसे बचाने के लिए ले जा रही हूँ और ये मुझसे भय खा रहा है। लेकिन जब मैं घर लेके आई तो मेरे परिवार के ही एक भाई उन्होंने कहा क्या हुआ है? तो हमने कहा इसको चोट लगी है, इसको दवा लगानी है। उन्होंने मुझसे ले लिया कि ठीक है, इसको दवा मैं लगा दूंगा, तुम जाओ। बाद में उन लोगों ने उसको मार के खा लिया। तो मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ और हफ्तों में कुछ न खा पाती थी न कुछ। तो मेरी माँ ने समझाया सबने कि कोई बात नहीं, लेकिन पहली कविता, उसकी पूरी कविता अब नहीं याद है, 2-4 लाइन भी। पहली लाइन यही है कि सब कुछ बिसरा पाती हूँ, वे आंखें नहीं भुला पाती। तो उसकी आंखें। बाद में मेरे पिताजी यही कहते थे कि वाल्मीकि को भी क्रौंच पक्षी को देख करके कविता फूटी थी, तो अगर तुम्हारी कविता 1 लाइन 2 लाइन जो भी निकली इसको पूरी करो और तुम लिखो। ये प्रेरणा उन्होंने दी। बहुत सुंदर। और फिर लिखने का क्रम शुरू हो गया। तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि अभी तक आपकी 100 से भी ऊपर पुस्तकें आ गई हैं और अभी भी 10-15 हैं ऐसी जिन पे आप काम कर रही हैं। तो कहाँ से वो एक इंस्पिरेशन मिलता है आपको निरंतर लिखते रहने का? ये प्रेरणा मिलती है अपने भीतर से भी कि अभिव्यक्ति के लिए जब मन बेचैन होता है तो क्रिएटिव सृजनात्मक साहित्य लिखा जाता है। उसमें कविता, कहानी, उपन्यास, और कई बार बाहर के प्रेरक होते हैं, जैसे समाचार पत्रों के, पत्रिकाओं के, उनके अनुरोध आते हैं कि हमें इस विषय पर दीजिए लिख करके। तो उनकी उस प्रेरणा से, उस दबाव से फिर लिखना होता है। तो ज़्यादातर निबंध इस दबाव के कारण लिखे गए। और कई बार कोई चीज़ें अच्छी लगीं और लगा कि हम गद्य में लिख सकते हैं, इसको संस्मरण के रूप में लिख सकते हैं, साक्षात्कार के रूप में लिख सकते हैं, या अपनी अनुभूति को हम निबंध के रूप में, ललित निबंध के रूप में लिख सकते हैं। तो स्वेच्छा से भी लिखा, नाटक भी लिखे, कविताओं की हर विधा में लिखा। और उसमें भी कभी कभी लगता था कि मैं छंद में ही लिखूं। लगातार बहुत दिनों तक छंदबद्ध कविताएं लिखती रही। फिर लगा कि छंदबद्ध में लिखने पर कई बार छंदों की तलाश में, शब्दों की तुकबंदी की तलाश में जो हम कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह पाते। और आज के युग में जो एक रफ जीवन है,
तो उसमें मुझे लगा तुकांत कविताएं ज़्यादा अच्छी अभिव्यक्ति, ईमानदार अभिव्यक्ति दे सकती हैं। फिर मैंने लगातार बहुत दिनों तक अतुकांत रचनाएं लिखी, फिर नवगीत लिखे, दोहे, गज़ल, कुछ ऐसे छंद हैं जो ज़्यादातर एक शुरू करती थी बहुत दिनों तक वही लिखती थी। इस तरह कविता का चला। बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ लंबी लिखी और पूरी नहीं कर पाई, छोटी कहानियाँ, तो उसको बड़ी कहानी करते करते लंबी हो गई। फिर बाद में लगा कि लोगों ने, पाठकों ने देखा कि इसका तो उपन्यास का फलक है, तो फिर उसी को विस्तार देके उस लंबी कहानी का फिर उपन्यास भी बन गया। इस तरह से यात्राओं के संस्मरण या जिनको मैंने देखा, जिन महान विभूतियों से प्रेरणा मिली, उनके बारे में लिखना शुरू किया। इस तरह लिखना चलता रहा। हिंदी के साथ साथ आपने अवधी में भी बहुत काम किया है, तो ये पूछना एक माँ से कि उसका सबसे फेवरेट बच्चा कौन है तो गलत होगा, बट फिर भी इतनी सारी चीज़ें जो आपने की उसमें से कोई आपका फेवरेट या जो सबसे खास हो, आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई रचना या कोई पुस्तक, उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, अपने बच्चे सभी प्यारे लगते हैं। मैं अभी तक निर्णय नहीं ले पाई कि मैं अपनी किस रचना को इस तरह कह सकूं कि मैं उसको लिख के पूरी तरह संतुष्ट हुई। अभी भी लगता है कि अभी लिखने को बहुत कुछ बाकी है, इससे बेहतर लिखने को बाकी है। तो संतुष्टि तो नहीं हुई अभी पूरी। अब ये जाने मैं पूरी कर पाऊंगी अपने जीवन में कि नहीं, कि जिसे लिखने के बाद लगे कि अब कुछ लिखने को शेष नहीं रह गया। भगवान करे वो दिन ना आए और आप लिखती रहे हमेशा। आपको पद्मश्री भी दिया गया था 2022 में जी। तो उस पल के बारे में या उस क्षण के बारे में, बिकॉज मुझे लगता है बहुत लोगों का सपना होता है, कुछ लोग तो वो सपना देखते भी नहीं है, बट बहुत लोग जो काम कर रहे हैं उनका ये सपना होता है कि उन्हें भी पद्मश्री मिले। तो वो पल आपके लिए कैसा था? ये मुझे तो उम्मीद नहीं थी कभी मुझे पद्मश्री मिलेगा। मेरे परिवार की एक बच्ची, मेरे भाई की पोती, तो वो जब अखबारों में पढ़ती थी तो एक दिन उसने कहा अपने बाबा से कि बुआ को क्यों नहीं मिल सकता, क्या पद्मश्री? तो उस बच्ची के कहने से मेरे मन में आया क्या मुझे भी मिल सकता है। अच्छा। सरस्वती का वास होगा उसके वाणी में उस समय। तो फिर उसके बाद फिर लोगों ने कहा नहीं, लिखना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तो पहले तो और लोगों ने लिखा मेरे बारे में, कुछ परिचितों ने, मित्रों ने, इनको मिलना चाहिए। लेकिन जब सेल्फ अप्लाई करने के लिए आया नियम, तो लोगों ने कहा कि आप भरिए, तो फॉर्म भर दिया, लेकिन उम्मीद नहीं थी। और फिर जब ये घोषित हुआ तो लगा कि ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को अब की, जिनका कोई ऐसा परिचय, राजनीतिक परिचय नहीं था, जिनका कोई ऐसा परिचय नहीं था या जो लाइमलाइट में नहीं थे। मैंने देखा उस साल बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला जिनकी ना कभी आपने फोटो देखी होगी ना वीडियो देखी होगी, ज़मीन पे जुड़ के वो काम निरंतर करते जा रहे थे। तो लगा कि ये अब की जो है ये शासन की, भारत सरकार की, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कुछ ऐसा हुआ, उनका आशीर्वाद मिला। और मेरे गांव के एक भाई लगते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो गांव के गीत ऊत यही लिखती थी और गाती रहती थी, यही घूम घूम, तो इस पर उसको पद्मश्री मिल गई। तो मुझे लगा कि ये जो वाक्य है ये लोक साहित्य, लोक संस्कृति के प्रति निष्ठा का मुझे प्रमाण मिला। और चूंकि मैं शुरू से ही लोक साहित्य से जुड़ी रही, लोक वार्ता के संबंध में जो भी सुनती थी उसको कैसे इन गीतों पर लागू होते हैं, क्या उनके संदेश हैं, बच्चों की कहानियाँ सुनाना, जो दादी नानी की कहानियाँ हैं उनसे किस तरह हम संस्कार दे सकते हैं, इन गीतों में जो संदेश छुपा है भारतीय संस्कृति का, संस्कारों की कथाएं हैं, व्रत पर्व त्योहारों की, तो इन सबको इकट्ठा करना और उनको जा करके लोगों को बताना, क्योंकि वो जानते हैं, गीत गाती रहीं जाने कब से हमारी बहनें, लेकिन उसके भीतर जो मर्म है उसको बताने की ज़रूरत है जी। और बीच में एक उनके भीतर हीन भावना आ रही थी कि मैं अगर गाऊंगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, मुझे बिना पढ़ी लिखी समझेंगे। तो जब मैंने देखा तो मैं जा कर के उनके बीच, जब वो फिल्मी गीत गाती होती थी या जो वृद्ध स्त्रियाँ जिनके पोपले मुँह से शुद्ध स्वर नहीं निकल रहा था, उनके साथ गाने में ऐतराज़ करती थी, जब मैं गाने लगी तो उनको लगा कि अरे
दीदी तो इतना पढ़ी हैं या बुआ जी इतना पढ़ी हैं फिर भी गा रही हैं, तो मैंने उन लोगों को जोड़ना शुरू किया। हमने कहा कि ये धरोहर ऐसी है कि इसको आपको स्वयं भी गाना है, स्वयं भी सुनाना है, सुनना है, और आगे जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उनको भी सुनाना है। तो अब नाटक करने का भी ऐसे था, पहले खाली लड़कियों को पार्ट नहीं करने दिया जाता था, लड़के ही लड़की बन के पार्ट करते थे, रामलीला हो या और नाटक। तो वो भी मैंने अपने गांव में शुरू किया। मेरे लिखे हुए नाटक लड़कों ने स्त्री पात्र का अभिनय किया। हमने कहा फिर नहीं दूंगी नाटक, अगली बार आऊँगी तो हमारे गाँव की बच्चियाँ जो हैं, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिना किसी ट्रेनिंग के इतनी अच्छी प्रस्तुति मेरे नाटकों की हुई कि मुझे बहुत संतोष मिला। ये सारा कार्य आप अपनी संस्था के थ्रू भी करती हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। संस्था मेरी व्यक्तिगत संस्था है जो हमारी मित्रों के साथ जुड़ के बनाई है। इसमें कोई अनुदान नहीं है, न किसी से मैंने चंदा लिया है। जो हमारे संस्थापक न्यासी हैं उनसे भी किसी से नहीं, अपनी पेंशन के पैसे से मैं इसमें लगाती हूँ पैसा। और हर साल अपने पति की स्मृति में उनके जन्मदिवस पर एक आयोजन करती हूँ, और उसमें हर क्षेत्र के लोग, जैसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे ससुर जी थे उनके नाम का, हमारे पिताजी अध्यापक थे उनके नाम से, माँ फोक आर्ट की बड़ी प्रेमी थी तो उनके नाम से, सास हमारी गाती अच्छा थी, और मेरी मित्र कुछ हैं या कुछ और समाज के लोग ऐसे जो उन्होंने काम किया पर्यावरण के क्षेत्र में। तो हमारे एक चचेरे भाई थे शिवमंगल सिंह जी, वो देश विदेश सब जगह गए और विदेश में उनको नौकरी भी मिली, लेकिन उनको रास नहीं आया, भारत लौट आए। तो उनके नाम से कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो निःशुल्क चिकित्सा करते हैं, तो उसमें एक हमारे भाई थे डॉक्टर, उनके नाम से। इस तरह विभिन्न क्षेत्रों की हर साल 11-12 विभूतियों को मैं सम्मानित करती हूँ। उनको धनराशि नहीं देती, केवल पत्र पुष्प, माला और तुलसी, और उनका परिचय पूरा मैं पत्रिका निकालती हूँ, अभी आपको भी दूंगी। तो संत विवेक नाम से पत्रिका निकलती है साल में एक बार। उसमें अध्यात्म चिंतन विषय पर लेख होते हैं। अबकी का विषय अवधि का आध्यात्मिक अवदान ये है। इसके पहले भी इसी तरह के तमाम, पिछला था राम पर केंद्रित था, राजनीति और धर्म। तो इस तरह के विषय होते हैं, उनमें विद्वानों के लेख आते हैं, वो छपते हैं, और वो सारा भार निःशुल्क मैं 1100 प्रतियाँ छपवाती हूँ, निःशुल्क वितरण करती हूँ। जो भी उसमें खर्च आता है वो खुद करते हैं, वो जो है। तो महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं, तो आपने बताया कि बचपन में आपके पिताजी ने आपको प्रोत्साहित किया, आपने पढ़ना लिखना किया और आज आप उस मुकाम पर हैं। शादी के बाद भी मुझे लगता है आपको कोई रोक टोक वैसी तो नहीं हुई होगी, इसीलिए आप इतनी किताबें कर पाए, बट फिर भी अगर कोई चैलेंजेस आपने फेस किया? जी, मेरे पति भी बहुत सहायक रहे। उनका ये था कि आत्मनिर्भर बनो। वो बहुत एकदम मिलिट्री का जो अनुशासन होता है वो घर में रहता था। उससे मुझे ये सुविधा हुई कि जैसे बहुत सारे मेहमान आ गए तो कहते थे कि तुम खाना बना के, और ऑफिस भी जाना होता था, तुम ये ना इंतजार करो सबको परस के खिलाओ, जो लोग आए हैं अपने आप बना के निकाल के खाएंगे। और सब व्यवस्थित रहना चाहिए। ऑफिस में भी घर का काम न ले जाओ, घर में ऑफिस का काम न ले आओ। इस तरह की बहुत सारी उनकी जो अनुशासन की पद्धति थी, और स्वावलंबी बनने का जो उनका वो था। अकेले कहीं जाना है तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, इतना समय नहीं है, अपने आप अपने बलबूते पर करो। ये जो उन्होंने आत्मविश्वास भरा। पढ़ाई भी मैंने शादी के बाद MA किया। अच्छा। BA पढ़ रही तभी शादी हो गई थी। तो मेरे पति ने इस दिशा में मेरा ये सहयोग किया कि तुम अपने आप जो भी करना है उसमें बाधा नहीं बनेंगे, और लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा इस सहयोग की उम्मीद न करो कि मैं तुम्हारे साथ चल पाऊँगा या और कोई मदद करूँ। वो भी बहुत बिजी रहते थे, तो ऑब्वियस है कि वो, तो इस तरह से यात्रा चलती रही। वो आप जानती हैं कि लेखक और कलाकार जो है उसकी यात्रा सीधी नहीं हो सकती, सीधी राह नहीं। जी। समाज उसको, या परिवार कहिए, परिवार उसको एक दोयम दर्जे का नागरिक मानता है कि जो अव्यावहारिक है, जो चतुर नहीं होगा, उसको लोग धोखा दे देंगे उसको जी। तो ये सारी बाधाएं भी आईं, लेकिन फिर भी यात्रा चलती रही। इसमें हमारे पूर्वज साहित्यकारों का भी, उनकी प्रेरणा का भी योगदान है, और सबका आशीर्वाद
सबसे बड़ी बात, मुझे चाहे सम्मान मिला या मेरी कलम चलती रही, इसके पीछे मेरे गुरुजनों का, मेरे परिवार का, मेरे मित्रों का, सबकी शुभकामना और आशीर्वाद ही मेरा हमेशा रहा। तो आने वाले टाइम में मतलब अभी तो बहुत सारी चीज़ें सुधर गई हैं, लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हर फील्ड में हमें लड़कियां आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं, बट आपको लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है जो हमें करना चाहिए या करना पड़ेगा, तब जाके महिला सशक्तिकरण का जो हमारा चैलेंज है वो पूरा होगा? जी, ऐसा है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी मिली हैं और शक्ति भी मिली है, सहयोग भी मिला है, लेकिन एक दिशा में थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि हमारी बच्चियां कहीं संस्कारों से, अपनी जो परंपरा है उससे तो दूर नहीं जा रही है, विमुख न हो जाए, उसके प्रति उनके मन में हीन भावना न रहे, उसके प्रति गौरव बोध अपनी संस्कृति के प्रति बना रहे, इसे आज भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जो नारी सशक्तिकरण के नाम पर एक जो बांटने वाली संस्कृति भी विकसित हुई, जिसमें एक द्वंद्व है, पति पत्नी बराबरी का और भाई बहन की भी बराबरी का, स्त्री पुरुष की जो बराबरी तो ठीक है, लेकिन प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा इतिहास बताता है, हमारी संस्कृति बताती है कि अर्धनारीश्वर जी, शिव शक्ति एक दूसरे के बिना जो है कोई अधूरा है। तो इस भाव को जगाने की ज़रूरत है। इस दृष्टि से ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बचपन से ही कि हम बराबर हों, अपनी पूरी शक्ति का, अपने सारे गुणों का उपयोग कर सकें, विकसित कर सकें, लेकिन अहंकार हमारे भीतर नहीं आना चाहिए। सबके प्रति देने का भाव बना रहे। केवल लेने का भाव आज हो गया है जो, तो परिवार इसीलिए टूट रहे हैं, क्योंकि परिवार तो संयुक्त परिवार देने से चलते थे जी। एक मुखिया होता था परिवार का, और तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं ना कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुख की भूमिका होती है कि पूरे परिवार को देता है रस, सारे रस लेता है, लेकिन अपने में भीतर नहीं रखता, सारे अंग को देता है। उसी तरह परिवार का मुखिया या कर्ता, और माँ जो है स्त्री, उसका दायित्व बड़ा है, क्योंकि उसे दो दो कुल की प्रतिष्ठा बचानी है, अपने संतान को पालना भी है, शिक्षित भी करना है, संस्कारित भी करना है। इसलिए नारी का महत्व अधिक इसीलिए माना गया कि उसकी भूमिका बड़ी है, बहुत बड़ी है। बहुत सुंदर बात कही। और आज के टाइम पे हम ये देख भी रहे हैं कि फैमिलीज़ भी टूट रही हैं, और आजकल के बच्चियाँ शादी भी नहीं करना चाहते हैं। बच्चे करना तो फिर दूर की बात है कि जब शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे, तो वो एक माहौल सा बन रहा है। और अभी समय आ गया कि हम सबको सजग होना पड़ेगा और संस्कारों को वापस से अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अपनी जो आपकी नई बुक्स आने वाली है उसके बारे में कुछ बताइए। किस विषय पे आप काम कर रही हैं? मेरी रचना यात्रा पर। अच्छा। तो उसको संपादित किया है मेरे बेटे ने, वो एक मेरी मित्र हैं, अभी वो आई है। अभी इस समय हम शिव के संबंध में जो लोक कथाएं हैं उन पर मध्य प्रदेश में जनजातीय कला केंद्र है, वो लोग छाप रहे हैं। अभी एक पुस्तक लोक भारती प्रकाशन छाप रहा है, भारतीय व्रत कथाओं और रीति रिवाजों पर। इसके अतिरिक्त कई कहानी संग्रह हैं, कविता संग्रह हैं, निबंध संग्रह हैं, नाटक संग्रह हैं, कई हैं जो कंप्यूटर में हैं। दिन में आप कितना समय लिखने के लिए निकाल पाती हैं? अब मैं स्वयं नहीं लिख पाती, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत खराब है, तो मैं बोल के टाइप कराती हूँ टाइपिस्ट को। तो और साथ साथ पढ़ती जाती हूँ, प्रूफ देखती रहती हूँ क्या गलत टाइप कर रही है, और प्रूफ भी अपनी पुस्तकों का स्वयं ही कंप्यूटर पर देखते हैं, ज़्यादा आसान लगता है उसमें जी। और वैसे भी आ जाता है तो वहाँ भी देखते हैं। कोशिश यही है कि अभी लिखने को, एक अपनी आत्मकथा भी लोग कह रहे हैं लिखने को। बिल्कुल, वो तो आपको ज़रूर लिखनी चाहिए। वो जो उसने कारा तोड़ दी, मैंने अपने ऊपर ही केंद्रित लिखा था उपन्यास, लेकिन वो बिल्कुल विलुप्त हो गया है, और उसके न प्रूफ है मेरे पास और न पुस्तक है। तो कुछ कुछ अंश उसके डायरियों में मिले, उसको इकट्ठा किया मैंने, और इधर उसके बाद जो कुछ अनुभव किया वो सब भी लिखा है, वो भी प्रेस में है। तो चल रही इसी तरह। नहीं, इसी तरह से चलता रहे, और मेरे ख्याल से 100 और किताबें आपकी आए और हमें
पढ़ने को मिले। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपने अपनी एक अच्छी एक सक्सेसफुल ज़िंदगी आपने बिताई, तो उसमें से कुछ ऐसी बातें बताइए जो हमारे दर्शक भी अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। जिंदगी को जितना ही सहज और सरल बनाइए उतना ही जीना आसान होता है और उससे नुकसान नहीं होता। कई बार हम दिखावे में आकर के या कुछ अहंकारवश बहुत सारी उपलब्धियां खो देते हैं। हमको बहुत से लाभ ऐसे लोगों से भी मिल सकते हैं जिनके पास बैठना लोग अपनी तौहीनी समझते हैं जी। उनसे जाने, उनके भीतर जो संस्कार है, जो अनुभव है उनका, उसको सीखने के लिए बड़ी विनम्रता के साथ उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो संसार में आया है उसके भीतर कोई न कोई गुण ऐसा है, बिल्कुल ईश्वर ने दिया है, उसका लाभ सबको उठाना चाहिए। और उसको उठाने के लिए कबीर ने कहा है ना कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माए। शीश का उतारना अपने अहंकार का विसर्जन है जी। सिर उतार कर तब जाइए, मतलब अहंकार को छोड़कर किसी के पास भी जाइए और नई पीढ़ी जीवन का महत्व समझे। आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण बहुत सारा समय हमारे बच्चों का नष्ट हो रहा है, बिल्कुल उससे बचने के लिए सभी चिंतित हैं, डॉक्टर्स चिंतित हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि इतना आकर्षण है उसका कि कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे बच्चे स्वस्थ विकास पा सकें जी। और सही कहा, बिकॉज क्या होता है, आपने शायद डिजिटल मीडिया पे उतना टाइम नहीं दिया, इसीलिए आप लिख पाएँ, आप सोच पाएँ, आप सृजन कर पाएँ, आप क्रिएट कर पाएँ। आजकल के बच्चे कंज्यूम करने में इतना लगे हुए, देखने में इतना लगे हुए कि अपने अंदर जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो सोचेंगे नहीं तो लिखेंगे कहाँ से, या बाकी चीज़ें कहेंगे, स्वयं लगे हुए हैं वो तो बिल्कुल सही है। पेरेंट्स जो करते हैं बच्चे भी वही करते हैं। उनके लिए समस्या भी है, बच्चों को कैसे रोकें जी, उसके लिए भी उन्हें साधना करनी पड़ेगी, स्वयं को उससे बचाना होगा, फिर तभी होगा। चलते चलते आपका कोई गीत हो जाए या कोई कविता हो जाए, क्या सुनना चाहेंगे? जो आपके जहन में है, जो आपको अच्छा लगता है। इस समय फागुन चल रहा है जी, तो एक लोकगीत है, जब श्री राम वन जाने लगते हैं, फगुआ है ये, तो सीता कहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो राम उनको समझाते हैं कि वन में बड़ा कष्ट है, मत जाओ। तो कहती हैं कि मुझे तो आप सुख के स्थान पर छोड़ के जा रहे हैं, अपने कष्ट उठाएंगे, तो ये मुझसे नहीं होगा, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। ये गीत कुछ पंक्तियाँ सुना देते हैं, गलत हो रखा। तू तो जोगिया है रे, तू तो जोगिया भेष पिया धारे, हरे रहबे हम के करे सहारे, जात बन प्यारे। घरी भर न देखबे त मरबे जरूरी, 14 बरसवा बाये बड़ी दूरी, हे रविराज दुलारे। हमहूँ चलब नाही मनबे कहनवा, शिव की कसम नाही छोड़बे गोहनवा, सीता का करना किनारे, हर सिया रोवे खड़ी बन मारे, जात बन प्यारे। सिया जी को बिकल देखी भगवाना, जानी गए रखी है नहीं प्राणा, भये रथ पर तुरत सवारे, अरे करे कौशलपुर अनियारे, जात बन प्यारे।
चली चलहु तुम ही अब साथे, चली चलहु तुम हूँ अब साथे, वही है वो है जो लिखा विधि माथे, भये रथ पर तुरत सवारे, अरे करके कौशलपुर अनियारे, जात बन प्यारे। बहुत सुंदर। और इस उम्र में भी आपको पूरी कविता याद है, पूरा गीत याद है और इतनी आप एक्टिव हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड आप सही में एक इंस्पिरेशन है, बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे। आपकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ के लोग बहुत खुश होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। स्मृति जी आपको भी, आप आई, आपका आना बेटी के आने जैसा लगा। और फागुन में बेटियां आती हैं घर, अपने जाती हैं। अच्छा लगा बेटा। बहुत